हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी से। क्लास 10 ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, इन्हीं एमसीक्यू से हम पूरे चैप्टर का रिविजन कर लेंगे। चैप्टर में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो छूटेगा आपसे, ठीक है। मतलब अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेते हैं तो अब पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा और यहाँ तक कि बहुत कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस वही रहेगा कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन दिखे स्क्रीन पे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले खुद पढ़िए और उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और चेक कीजिए मेरे आंसर से, और हम जो कॉन्सेप्ट सोच के वो आंसर को मार्क किए कि आपने भी वही सोचा था कि नहीं। ऐसा ना हो कि तुक्का से आपका आंसर करेक्ट निकल जाए, ठीक है। अगर आपका आंसर सही निकला तो बधाई हो, आप खुद को 1 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका आंसर गलत निकला तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखेगा। गलती किया आपने मतलब यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप उस चीज़ को एक नोटबुक में नोट करते चलिए जो भी आपने मिस्टेक किया है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से, जितना भी आया उतना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। लिखा है कि सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दे। और जो कुछ अंग्रेज बच्चे होंगे उनके लिए इंग्लिश में है कि डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग, स्टार्ट योर वर्क नाउ। मतलब ये काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी मतलब रिलेवेंट कोट है आप बच्चों के लिए, क्योंकि कई सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सोचते रह जाते हैं कि अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और सोचते सोचते पूरा साल निकल जाता है। तो सोचने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, सोचने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो अभी आपने ये वीडियो प्ले कर दिया है तो अब आप सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप ये वीडियो को पूरा दिन चाहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको आंसर देने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं आपने किया होगा इसको। देखिए लिखा है कि असर्शन है, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बताइए ये सही है कि गलत। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिसोर्सेज नेचर से हमें फ्री में नहीं मिलते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि रिसोर्सेज आर क्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विथ नेचर यूजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब रिसोर्सेज तभी क्रिएट होगा जब जो उसमें क्या करे, ह्यूमन बींग्स अपना काम करे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तभी वो चीज़ रिसोर्स बनेगा। समझ रहे हैं। अब कोई चीज़ मिट्टी के नीचे अगर दबा हुआ है, मिट्टी के नीचे मान लीजिए कोयला दबा हुआ है, तो क्या ये रिसोर्स बोलेगी? नहीं। जब तक कि कोई ह्यूमन बींग आके एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से उस रिसोर्स को बाहर निकालेगा, उस पर काम करेगा, तभी वो रिसोर्स जो सामान है, मिनरल है, वो रिसोर्स बनेगा, है कि नहीं। तो रिसोर्स फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, असर्शन और रीजन, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, और आपको पता ही होगा कि हम इस तरीके से एमसीक्यू यहाँ पे बनाए हुए हैं कि ये सिर्फ आपको एमसीक्यू सेक्शन में ही नहीं, बल्कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन या कोई जस्टिफाई करने, तो रीजन आपको यही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए ये लाइन। आइए नेक्स्ट नंबर 2 ट्राई कीजिए। सरन्या इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट। वो नेचुरल रिसोर्सेज का लिस्ट बना रही है, ठीक है। पेट्रोल, कोयला, ये सब। सी पुट्स सी पुट्स विंड एनर्जी अंडर वन कॉलम एंड कोल अंडर अनदर कॉलम, ठीक है। वो क्या करती है, 2 कॉलम बनाती है, और एक तरफ वो लिखती है विंड एनर्जी यहाँ पे, और एक तरफ वहाँ पे लिखी हुई है कोल। तो बताना क्या है हमें, ऑन व्हाट बेसिस इज सी क्लासिफाइंग द रिसोर्स। तो ये सवाल है रिसोर्स क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो ये किस बेसिस में रिसोर्स को क्लासिफाई किया है सरैना ने, विंड एनर्जी और कोल। तो विंड एनर्जी जो है ये क्या है, मालूम होगा आपको, ये है रिन्यूएबल, ठीक है। और कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल, ये खत्म हो जाएगा, खुद रीजनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नहीं, ओनरशिप नहीं, एग्जॉस्टिबिलिटी हाँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी 2 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, बायोटिक और अबायोटिक। ओनरशिप के बेसिस पे क्या होगा,
तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल ऐसा होता है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 हो गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वो स्टॉक, पोटेंशियल वगैरह ये सब है, आगे देखेंगे अभी। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। एग्जॉस्टिबिलिटी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत बच्चे को शायद मालूम ना हो, लेकिन अगर आपने इसको कर दिया मतलब आपका प्रिपरेशन सच में काफ़ी अच्छा है। तीसरा ट्राई कीजिए। रिसोर्स क्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, इधर है रिसोर्स, इधर है एग्जाम्पल। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है इसमें से मार्क कीजिए। रिन्यूएबल मतलब वो खुद से रीजनरेट हो जाए, तो ओशनिक रिसोर्स, रोड्स, कैनल्स, रेलवे, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो रिन्यूएबल आपका यही लग रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मतलब इसको आप छोड़ देंगे तो फॉरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा, वो ग्रो होता रहेगा, वाइल्ड लाइफ भी ग्रो होता रहेगा। तो ए का तो 1 होने वाला है। ए का 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये तो नॉन रिन्यूएबल है, ये इजी था। बी का 4, बी का 4, बी का 4 यहाँ पर भी है, मतलब ए नहीं तो डी में से कोई आंसर होने वाला है हमारा। नेशनल रिसोर्स, तो जितने भी रोड्स, कैनल्स, रेलवे, ये सब में गवर्नमेंट ने खर्चा करके ये सबको बनाया है, तो ये सबको नेशनल रिसोर्स कहते हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्स जैसे कि ओशन, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। ठीक है, ओशनिक रिसोर्सेस। तो सी का 3 और डी का 2, सी का 3, डी का 2, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो ये याद रखिएगा किस किस रिसोर्स का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। नंबर 4, which of the following correctly matches the classification of resources with their respective category? करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है कि क्लासिफिकेशन और किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बताइए ये सही कि गलत। अभी आपको बताएं, ओरिजिन जो होता है वो किस पे होता है, बायोटिक और अबायोटिक होता है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल तो किस बेसिस पे क्लासिफाई है, ये एग्जॉस्टिबिलिटी होता है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बायोटिक अबायोटिक, तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए था। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनर है कि कम्युनिटी है कि नेशनल है कि इंटरनेशनल, हाँ ये सही क्लासिफिकेशन है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बायोटिक अबायोटिक, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये सारा क्वेश्चन का जो मेन जड़ था वो ये था, ये एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट उठाए हैं कि रिसोर्स को इस टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक अबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आता है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, चलिए ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, which one of the following conferences was convened to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992? बताइए कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में। इतना चीज अगर आप नहीं भी जानते हैं, बस ये ईयर से बता सकते हैं आंसर, ईयर से ही बताना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये ईयर देखते ही आपके मन में आना चाहिए, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 6, व्हाट इज द एम ऑफ एजेंडा 21? इसका एम क्या है एजेंडा 21, बताइए। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं तो आप बिल्कुल गलत है, आपका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसका एम। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नंबर 7, ये ट्राई कीजिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एफर्ट्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन फ्रॉम कॉलम ए। कॉलम ए में दिया हुआ है रिसोर्स कंजर्वेशन एफर्ट विथ ईयर्स फ्रॉम कॉलम बी, कॉलम बी में दिया हुआ है ईयर्स। तो कौन से ईयर में कौन सा एफर्ट किया गया वो बताना है आपको। तो यहाँ पे हमें रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका ईयर तो अभी देखें हम 1992, यानी डी का तो 1 होने वाला है, डी का 1 ये 2 है, मतलब ऑप्शन सी नहीं तो डी में से कोई कनेक्ट होगा। फिर अगला कौन सा है, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन, ये कब हुआ था बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन, तो ये हुआ था 1968 में। फिर गांधी जी का फिलोसॉफी इंक्लूड किया गया था इस बुक में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये किस ईयर में किया गया, तो ये किया गया 1974 में। ठीक है, और ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कब सबमिट हुआ, तो ये सबमिट हुआ आपका 1987।
तो सी का 2 और फिर बी का 3 था, सी का 2, बी का 3 और डी का 1, ए का 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं? मतलब ये पूरा फैक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में क्या हुआ था, तो ये भी याद होना चाहिए आपका। ये ट्राई कीजिए। नंबर 8 आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा ये क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। लिखा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। इन तीनों स्टेट में मिनरल्स पाए जाते हैं ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंट वाटर रिसोर्सेस। अरुणाचल प्रदेश में पानी तो ज़्यादा मिलता है बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, रोड्स वगैरह कम है, रोड रेलवे। राजस्थान इज इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में धूप बहुत अच्छा पड़ता है, हवा अच्छा चलता है, लेकिन यहाँ में वाटर रिसोर्सेज का कमी है राजस्थान में। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज। लद्दाख का कल्चर काफ़ी रिच है, तो ये टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिफिशियंट इन वाटर, पानी का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। तो ये पूरा पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैसेज, कौन इस पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? तो ऑल रीजन्स इन इंडिया आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट टू यूटिलाइज रिसोर्स। इंडिया के सभी क्षेत्र इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब बाहर से उन्हें पैसा का जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि कौन सा स्टेट में क्या क्या चीज़ मिलता है और क्या क्या चीज़ का कमी है, वो बताया गया है। ओनली राजस्थान हैज़ द स्कोप टू यूटिलाइज रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसा कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं गया है। इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, ये चीज़ हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि इंडिया में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक ही कंट्री है लेकिन कितना डाइवर्सिटी है कि कहीं पे क्या ज़्यादा है, कहीं पे क्या कम है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स का डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे मूव करते हैं। नंबर 9, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन में लिखा हुआ है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बताइए ये सही है कि गलत? रिसोर्स को प्लान करता कि किस रिसोर्स का यूज कहाँ पे कैसे होगा, ये सिंपल प्रोसेस है कि बहुत झंझट वाला प्रोसेस है? तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन इसका दिया हुआ है कि रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन द इफेक्टिव एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा? तो इससे हम रिसोर्सेस का सही और सटीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना वेस्ट किए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी राइट था और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। रिसोर्स प्लानिंग का एडवांटेज यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे ये इस लाइन से ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है कैसे नहीं है, या तो इसका फायदा बताया हुआ है, पॉजिटिव बताया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। रीजन सही से एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो सवाल आता है, पहले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा बात बताते हैं कि सवाल आता है इसके ऊपर कि रिसोर्स प्लानिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो क्यों है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ठीक है, कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग में। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पहला होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। आप जगह को आइडेंटिफाई कीजिए कि इस पर्टिकुलर जगह में रिसोर्स अवेलेबल है, आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के साथ इन्वेंटरी बनाइए। इन्वेंटरी मतलब लिस्ट बनाइए कि यहाँ पे कोई मिनरल्स अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज बताइए, ठीक है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। तो पहला स्टेप में हो गया ये, आइडेंटिफाई कीजिए और इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स बनाइए, ठीक है। दूसरा है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। आप एक प्लान बनाइए यहाँ पे कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इसको निकालेंगे, स्किल कैसे लेबर चाहिए होगा, ठीक है, मेंटल और फिजिकल दोनों। और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ अवेलेबल है कोल का, तो कोल का जो बॉडी है, कोल का जो भी देखने वाला, वो यहाँ पे ऑफिस अलग सेटअप करना पड़ेगा या फिर क्या, वो देखिए, ठीक है। किसी से परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से या फिर लोकल स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो परमिशन लेना होगा। तो वो पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर एक इवॉल्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान।
ये जो रिसोर्स निकालना कितना फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा पूरे देश के लिए, वो देखना है कि नेशन का जो डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा रिसोर्स निकालने के बाद अब उसका कोई काम ही नहीं हो रहा है, या फिर उसको यूज़ करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तब तो वो रिसोर्स बिना काम का रहेगा। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है वो और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान दोनों मिलते हो, ठीक है। ये रिसोर्स से नेशन का डेवलपमेंट में हेल्प मिले, वो चीज़ इंश्योर होना जरूरी है। तो ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है, इन 3 रीजन का वजह से ही रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। उम्मीद करता है अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। इंडिया में अलग अलग टाइप का रिलीफ फीचर देखने को मिलता है। ये जो रिलीफ फीचर, ये जो फ्रेज है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जिक्र अभी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। रिलीफ फीचर बोलने का मतलब है कि इंडिया में अलग अलग टाइप का मतलब सीन आपको मिलेगा। कहीं पे जो लैंड है वो अलग अलग रूप में मिलेंगे, जैसे कि कहीं पे वो होगा प्लेन के रूप में, प्लेन एरिया जैसे कोई ग्राउंड हो गया, ठीक है। कहीं पे होगा प्लेटू के रूप में, प्लेटू के रूप में कि थोड़ा उठा हुआ लैंड होगा। और कहीं पे होगा ये माउंटेन्स के रूप में, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स के रूप में होगा। और कहीं पे होगा डेजर्ट्स, समझ रहे हैं? तो इसी सब को बोलते हैं रिलीफ फीचर, प्लेन, प्लेटू, माउंटेन। फिलहाल आप ये 3 याद रखिए, प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, तीनों को रिलीफ फीचर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में अलग अलग टाइप का रिलीफ फीचर पाया जाता है। इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेटू भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है। Which of the following features ensures the perennial flow of some rivers and provide facilities for tourism and ecological aspect? तो इनमें से कौन सा रिलीफ फीचर रिवर्स को पानी देता है, पेरेनियल मतलब सालों भर फ्लो होने के लिए रिवर्स को पानी देता है, इनमें से कौन? प्लस कौन सा फीचर टूरिज्म के लिए भी और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के लिए भी सपोर्टिव है? तो कॉमन सेंस है यहाँ पे, माउंटेन्स जो है वो रिवर्स को पानी भी देते हैं और टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं। तो माउंटेन्स, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ रट लेने से नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम और क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, तो ये समझ के रखिएगा, ठीक है। चलिए 11, अच्छा 11 से पहले कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो वही एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है कि इंडिया में रिलीफ फीचर 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, कुछ प्लेन्स है, कुछ माउंटेन्स है और कुछ प्लेटू है। अब इन सब का परसेंटेज याद होना जरूरी है। 43% लैंड प्लेन्स है, ठीक है, 30% आपका माउंटेन है और 27% प्लेटू है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए प्लेटू में कितना परसेंट लैंड है, तो 27%, याद होना चाहिए ये तीनों परसेंटेज। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि किसका क्या यूसेज है। प्लेन में हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कर सकते हैं, प्लस हाउसिंग वगैरह तो है ही, ठीक है। माउंटेन्स में क्या कर सकते हैं, तो ये पेरेनियल फ्लो प्रोवाइड करता है रिवर्स को, टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में प्रमोट करता है। और प्लेटू का काम क्या है, रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे आपका मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स ये काफी अच्छा पाया जाता है प्लेटू में, ये याद रखिएगा। याद रखेगी नहीं, चलिए नेक्स्ट सवाल 11 देखिए। विच रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया हैज 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री? कौन सा रिलीफ फीचर, याद है रिलीफ फीचर की भूल गए, अभी पढ़ाए थे। इतना जल्दी नहीं बोलना है, थोड़ा होश में आइए, ठीक है, और फोकस कीजिए। तो कौन सा रिलीफ फीचर यही सबको बोलते हैं रिलीफ फीचर। तो कौन सा रिलीफ फीचर 30% है इंडिया में, बताइए। अभी आपको परसेंटेज याद करवाए थे, तो 30% कौन सा था आपका, 30% ये है आपका माउंटेन्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इसका आंसर तो सभी बच्चों ने सही दिया होगा। अगर किसी ने गलती कर दिया तो वहां पे जरूरत है आप चेहरे पे थोड़ा पानी मार के आइए, क्योंकि आपको नींद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल प्लेन्स? फर्टाइल प्लेन्स इंडिया में कितना परसेंटेज है? प्लेन बताइए, प्लेन कितना परसेंट था, अभी हमने देखा था 43%, याद है कि नहीं? यहाँ पे देखा था प्लेन्स 43%। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और ये सब क्वेश्चन पहले आ चुका है। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर क्या ये PYQ है क्या, PYQ? तो हाँ, ये सब PY मतलब मिक्स है, PYQ भी है, सैंपल पेपर्स भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो PYQ में आया वही इस साल आएगा बोर्ड एग्जाम में। सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन भी आ सकता है जो एनसीईआरटी बुक से हो, कहीं से भी। चलिए 13,
लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, याद है रिलीफ फीचर अभी बताएं, पोजेसेस द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। कौन सा रिलीफ फीचर में मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं? तो क्या बताया था हमने? प्लेटू बताए थे, तो छोटा नागपुर प्लेटू। बाकी ऑप्शन देखिए, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये माउंटेन है, एक ही प्लेटू है। ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। समझे बात का कहना ही? चलिए नेक्स्ट। द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड। ऐसा लैंड जिसपे खेती ना हो, अनकल्टिवेटेड रह जाए एक या फिर एक से कम साल के लिए, तो उस लैंड को क्या बोलते हैं? एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर, तो उस लैंड को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं करेंट फैलो लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इसका आंसर आपने बी टिक किया तो बिल्कुल राइट है। अगर आपने इसका आंसर गलत कर दिया तो टेंशन नहीं लेना है। इसको याद करने का तरीका ये है, देखिए 3 टाइप का लैंड है। अगर एक या फिर एक साल से कम वो लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे तो वो कहलाएगा करेंट फैलो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा था। 1 or less than 1 ईयर, तो करेंट फैलो लैंड बी था करेक्ट। अगर 1 से 5 साल तक लैंड अनकल्टिवेटेड रह गया तो उस लैंड को बोलेंगे अदर देन करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो के अलावा जो लैंड है वो बोलेंगे, ठीक है। और अगर 5 साल से भी ज्यादा लैंड, 5 साल से भी ज्यादा वो लैंड अनकल्टिवेटेड रह गया तो उसी लैंड को कल्चरेबल वेस्ट लैंड घोषित कर देंगे, उसको ये बोलेंगे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ट्राई कीजिए। इसका आंसर तो आपको सही देना ही पड़ेगा, नहीं तो डाउट क्रिएट हो जाएगा कि आप क्लास 10 में कैसे पहुंचे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। 5 साल से ज्यादा लोग जो लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अभी बताए थे आपको, उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड घोषित कर देंगे। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट। और यहाँ पे हम बार बार ये टर्म देख रहे हैं, एग्रीकल्चरल ईयर, ये क्या होता है? तो देखिए आपने फाइनेंशियल ईयर सुना होगा, फाइनेंशियल ईयर, तो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, या फिर इसको आप बोल लीजिए अकाउंटिंग ईयर भी, असेसमेंट ईयर भी, ठीक है। तो सब 1 अप्रैल से जनरली 31 मार्च तक वो साल चलता है। आपका स्कूल का भी साल जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होता है। अब ये नया जो सीख टर्म हमें सुनने को मिल रहा है एग्रीकल्चरल ईयर, ये कब से कब तक होता है? तो ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई से लेके कब होगा एक साल पूरा? अगले साल का 30 जून तक। तो ये जो 6 महीना 1 साल का पीरियड है, इसको एग्रीकल्चरल ईयर बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, समझे। और वैसे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चरल ईयर है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, इस एग्रीकल्चरल ईयर को अलग अलग सीजन में डिवाइड करते हैं, जैसे कि खरीफ सीजन, रबी सीजन, जैद सीजन, ठीक है। तो वो भी इजी है। पहला जो 3 महीना है, पहले तो ये याद रखिए कि एग्रीकल्चरल ईयर हर कंट्री का अलग अलग होता है, कंट्री या फिर रीजन का अलग अलग होता है। ये हम बता रहे हैं आपको इंडिया का, ठीक है। इंडिया में एग्रीकल्चरल ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, और 3 सीजन है, खरीफ रबी जैद। तो वो पहला जो है 3 महीना जुलाई से लेकर सितंबर तक, ये आपका खरीफ सीजन बोला जाता है, ठीक है। इसमें खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं। उसके बाद ये जो अक्टूबर से लेके आपका मार्च तक का टाइम है, ये 6 महीना जो नेक्स्ट है, इसको हम रबी सीजन बोलते हैं। और जो अगला 3 है अप्रैल मई जून, इसको जैद सीजन बोलते हैं, क्योंकि अप्रैल में आपने तरबूजा खाया होगा, तरबूजा जैद क्रॉप है, वाटरमेलन, तो वो यहाँ पे ग्रो होता है। तो ये याद रखिएगा, पहला 3 खरीफ है, खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। अगला अक्टूबर से लेके मार्च तक, ये होता है यहाँ पे रबी क्रॉप्स, जो ठंड में ग्रो किए जाते हैं। ये समर या फिर रेनी सीजन में, यहाँ पे इसको रेनफॉल बहुत, इस टाइम में बारिश भी ज़्यादा होता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर में, तो इनको रेन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि राइस यहाँ पे ग्रो हो जाता होता है, ठीक। और जो अगला सीजन है अप्रैल मई जून, इसको हम जैद बोलते हैं। तो तीनों का मंथ याद हो गया, ये भी याद रखिएगा। आगे के चैप्टर्स, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में ये देखने को मिलेगा हमें। तो इतना ही चीज़ था, और तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
ये बताइए नंबर 16, ये भी आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा कि आप कितना समझे हैं और कितना ऊपर ऊपर से आप लोग जो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, ये आपका नॉलेज टेस्ट कर देगा कि आप कितना आता है आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विशेस नेट सोन एरिया फ्रॉम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। तो देखिए पहले मतलब समझ लीजिए। नेट सोन एरिया का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक जमीन है, 4 हेक्टेयर जमीन है, मान लीजिए 4 हेक्टेयर का जमीन है, इस पे आपने एक बार खेती कर दिया, सो कर दिया, ठीक है, एक बार खेती हो गया तो नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा। आपने 4 हेक्टेयर एरिया में खेती किया तो 4 हेक्टेयर हो गया नेट सोन एरिया, और ग्रॉस क्रॉप एरिया भी 4 हेक्टेयर ही रहा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उसी साल में इसको काट के ये फसल को हार्वेस्ट करने के बाद वापस इसी जमीन पे आपने फिर से कोई दूसरा क्रॉप ग्रो कर दिया या फिर यही क्रॉप ग्रो कर दिया, ठीक है, तो उस केस में भी नेट सोन एरिया तो एक साल में आपने 4 हेक्टेयर, ये एक ही बार काउंट होगा, ठीक है, लेकिन आपने इसमें जो दोबारा ग्रो किया वो काउंट हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 हेक्टेयर हो जाएगा प्लस 4 हेक्टेयर। मतलब एक साल के अंदर, एक साल मतलब एक एग्रीकल्चरल ईयर के अंदर एक ही जमीन पे आप अगर एक बार खेती कर लेते हैं तो वो एक बार ही नेट सोन एरिया में काउंट होगा, लेकिन आप उसमें अगर दोबारा या फिर 3 बार 4 बार अगर खेती कर लेते हैं तो उतना बार वो काउंट होता चला जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया में। बात का गहराई समझ रहे हैं कि नहीं। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा, अगर 2 बार खेती कर रहे हैं तो 4 4 8 हेक्टेयर हो जाएगा, 3 बार खेती कर दिए तो 12 हेक्टेयर हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नेट सोन एरिया काउंट्स ईच पीस ऑफ लैंड ओनली वंस। नेट सोन एरिया में सिर्फ एक ही बार वो लैंड काउंट होता है, जबकि ग्रॉस क्रॉप एरिया में इंक्लूड्स एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर। उसी सेम ईयर में अगर उसमें ज़्यादा बार खेती कर रहे हैं तो उतना बार वो एरिया काउंट हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया में। समझे कि नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस नेट सोन एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया में, कि यहाँ पे काउंट्स ईच पीस ऑफ लैंड ओनली वंस, लेकिन ग्रॉस क्रॉप एरिया में जितना बार क्रॉपिंग होगा उतना बार हम उसको काउंट कर लेंगे, मल्टीपल टाइम्स ये काउंट होता है। एग्जाम्पल, अगर 5 हेक्टेयर जमीन को एक बार ही खेती किया गया तो नेट सोन एरिया 5 हेक्टेयर रहेगा, लेकिन अगर उसी जमीन पे अगर 2 बार खेती कर लिया गया तो एरिया कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि नेट सोन एरिया हमेशा ग्रॉस क्रॉप एरिया के क्या तो इक्वल रहेगा, नहीं तो कम रहेगा। कभी भी नेट सोन एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और ग्रॉस क्रॉप एरिया हमेशा नेट सोन एरिया के इक्वल रहेगा, नहीं तो ज़्यादा रहेगा। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट पता होना चाहिए आपको। नंबर 17 ये ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड -% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। 1952 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था, इसमें बोला गया था कि कंट्री का जितना भी एरिया है, जितना भी जोग्राफिकल एरिया है, उसका एक कुछ पार्ट जो है वो जंगल रहना ही चाहिए। ये इतना पार्ट जंगल रहना ही चाहिए। तो ये कितना % जंगल रखने के लिए बोला था इस पॉलिसी में, तो बोला था ये 33% मेंटेन करने के लिए बोला था। क्या ये अभी के टाइम में 33% मेंटेन हो रहा है? तो नहीं, अभी हम लोग 33% से काफ़ी कम है। एग्जैक्ट कितना है वो मालूम नहीं, एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद भी नहीं रखना है, लेकिन अभी कम है, इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए 18 ट्राई कीजिए, इजी। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures resulting। अगर आप लैंड का इस्तेमाल ही सिर्फ करते चले जाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर, बिना उस लैंड का रखवाली किए, ना उसको आप खेती कर, ना उसमें मतलब हल चला रहे हैं, ना कोई खाद दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा करेंगे तो लैंड क्या हो जाएगा, लैंड खराब हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि लैंड डिग्रेडेशन होने का रीज़न क्या है। तो 3 मेन रीज़न है। एक है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, जंगल का काटना, ठीक है, और माइनिंग जब करते हैं तो जंगल काटते हैं, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ही मतलब घास वगैरह है ज़्यादा ही अगर काट लेंगे और पशु को खिला देंगे, एनिमल्स को खिला देंगे, तो भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। और तीसरा है ओवर इरीगेशन, अगर आप खेती कर रहे हैं और हद से ज़्यादा पानी पटा रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, तो ओवर इरिगेशन से भी लैंड खराब हो जाता है। 3 रीज़न तो याद रखना ही है। इंपॉर्टेंट ये है कि
कौन से स्टेट में किस रीजन का वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि झारखंड जिसमें कोयला ज़्यादा मिलता है, आयरन, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सब स्टेट में जो डिफॉरेस्टेशन है ड्यू टू माइनिंग, इस रीजन से ज़्यादा लैंड डिग्रेड होता है। तो चारों ही स्टेट का नाम याद रखिएगा। फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग का वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, मेन रीजन है। जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन का वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो अलर्ट रहिएगा। चलिए 90 ट्राई कीजिए। ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट में ओवर ग्रेजिंग का वजह से लैंड खराब होता है? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या रीजन बताए थे? ये था आपका ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का वजह से यहाँ पे लैंड खराब होता है, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे ये ओवर ग्रेजिंग का वजह से लैंड खराब होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिफॉरेस्टेशन कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग? बताइए। तो लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग, किस स्टेट्स में डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन होता है वो बताइए। तो माइनिंग कहाँ पे होगा? आपका जो ये ओडिशा, झारखंड से चिपका हुआ स्टेट, यहाँ पे ओडिशा, बहुत मिनरल्स, कोयला वगैरह मिलेगा, कोयला, आयरन, तो यहाँ पे जंगल काटा जाता है, तो इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ओडिशा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे भी मेंशन था ओडिशा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। 21। नेम द सॉइल विच इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल कौन सा मिलता है? अगर आपने चैप्टर 1 हल्का सा भी पढ़ा है, बिना मन से भी पढ़ा है, तो भी आपका इसका आंसर आना चाहिए। अगर आपने इसका आंसर ए दिया है एलुवियल सॉइल, तो आप बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 22। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर। सॉइल को पहचानिए इन सब फीचर से। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। Soil particles appear somewhat bigger in size when we move closer to the river valley, or such soils are more common in Piedmont plains such as Doers, Chos and Terite. कौन सा सॉइल है बताइए। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं एलुवियल, तो आप बिल्कुल राइट है। एग्जाम में इसका ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि एलुवियल सॉइल का 3 फीचर बताइए, तो ये 3 फीचर आप ऐसे भी याद करके रखिए, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं जरा क्या सब लिखा हुआ है। एलुवियल सॉइल जो होता है ना, वो अलग अलग टाइप का, मतलब मिट्टी से मिलकर बना है, मतलब अलग अलग टेक्सचर होता है। अगर आप एक मुट्ठी ये एलुवियल सॉइल लेंगे तो उसमें सैंड, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, पत्थर वगैरह थोड़ा छोटा छोटा होगा। फिर सिल्ट, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। और क्ले, एकदम ही जो फाइन पार्टिकल्स, एकदम छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स जिसको बोला जाता है फाइन पार्टिकल्स, ये भी देखने को मिलेंगे। तो एलुवियल सॉइल का टेक्सचर इन सब का मिक्सचर होता है, मोटे मोटे भी, थोड़े पतले भी, और बहुत पतले भी, बहुत महीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सभी टाइप का पार्टिकल्स इसमें रहता है एलुवियल सॉइल में। दूसरा फीचर है कि सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज व्हेन वी मूव क्लोजर टू रिवर वैली। कोई भी रिवर जो है जनरली क्या पाथ फॉलो करता है कि माउंटेन में ऊपर से कहीं से निकलता है, ऊपर में कहीं स्नो होगा, यहाँ से पिघल वगैरह के निकलेगा वो माउंटेन, है कि नहीं, सॉरी वो रिवर ऐसे निकलेगा। और यहाँ पे जो दो पहाड़ का जो बीच पर धंसा हुआ एरिया है, इसी को तो क्या बोलते हैं? रिवर वैली बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका रिवर वैली, ये एरिया। तो बोला जा रहा है कि रिवर वैली में इस मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो बड़े साइज के होते हैं, मतलब जो सैंड और ग्रेवल्स ये सब इस एरिया में मिलेंगे। तो बिल्कुल राइट है, ये जो एलुवियल सॉइल है यहाँ पे इसका पार्टिकल्स का साइज रिवर वैली में क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये अगला फीचर हो गया। अब तीसरा है सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन। पिडमोंट प्लेन क्या होता है? अब ये अगर पहाड़ है मान लीजिए, तो पहाड़ का जो फुट हिल्स है, नीचे वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं पिडमोंट प्लेन्स, ठीक है। और इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, दुआर, चोस, तराई। तो इन सब रीजन में ये एलुवियल सॉइल ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 फीचर याद रखिएगा एलुवियल सॉइल का। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। खादर, बंगर यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सही फीचर से मैच करना है।
तो ये एलुवियल सॉइल की क्लासिफिकेशन है। एलुवियल सॉइल को 2 टाइप में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, खादर एंड बंगर। तो मैच कीजिए कौन सा फीचर है। तो खादर क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल है, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स होता है, ठीक है, कंकर इसमें कम रहेंगे और कंकर कम है इसलिए इसमें पार्टिकल जो है काफी फाइन, मतलब महीन मिट्टी रहेगा ये, ठीक है, बहुत मुलायम रहेगा। और साथ ही साथ ये महीन है तो ये ज्यादा फर्टाइल भी है। तो जितना भी अच्छा अच्छा गुण है ना वो सब आप डाल दीजिए खादर में। और जो बंगर है, नाम से पता चल रहा है जैसे कि भंगार है जिसको बोलते हैं, तो ये आपका हो गया इसमें। इसको अगर हम अलग कलर से मार्क करें तो भंगार आपका है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है और इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर ज़्यादा मिलेगा, इसमें लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये लेस फर्टाइल भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग खादर का ये प्रॉपर्टी हो गया ACEG और बंगर का ये सब हो गया BDFH। समझेगी नहीं? चलिए नेक्स्ट। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए, मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है, काफ़ी चीज़ सीखने को मिल रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगा इससे। और ऐसा ही वीडियोस सिर्फ SST के लिए ही नहीं, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स के लिए भी है इस चैनल पे, आप उनको देखिए, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चैनल काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा होगा और चैनल की ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल इज इनकरेक्ट। ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, हाँ ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं, एंड आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है इस मिट्टी में। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, हमें गलत बताना है। इट इज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम बसाल्ट रॉक्स इन द डेक्कन ट्रैप रीजन, हाँ डेक्कन ट्रैप रीजन में ये बनता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। इट इज रिच इन फॉस्फोरिक कंटेंट एंड पुअर इन मॉइस्चर रिटेंशन, ये गलत हो गया ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल फॉस्फोरिक कंटेंट में रिच नहीं, पुअर होता है, ठीक है। इसमें ये फॉस्फोरस कंटेंट कम होता है और मॉइस्चर रिटेंशन, इसमें ये पानी बहुत अच्छा होल्ड कर लेता है, तो पुअर नहीं, बहुत अच्छा, गुड है मॉइस्चर रिटेंशन में। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और ऑप्शन डी भी देख लीजिए कि इट डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन एडिंग सॉइल एरेशन, जब मौसम सूखा पड़ जाए तो ये मिट्टी में क्रैक्स हो जाता है, ठीक है, इससे सॉइल में हवा जाने के लिए हेल्प मिलता है। तो ऑप्शन डी राइट है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो वही डेक्कन प्लेटू वाला रीजन में, इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया गुजरात, यहाँ पे बंगाल और ऊपर में नॉर्दर्न इंडिया। तो ये वाला जो पार्ट है डेक्कन ट्रैप वाला रीजन, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन से स्टेट्स हैं आपके, तो ये सब स्टेट, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा, ठीक है। इंडो गंगेटिक प्लेट, तो यहाँ पे तो एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलेगा। फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालय, तराई रीजन, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलेगा फुट हिल्स में। यहाँ पे पिटबॉर्न प्लेन अभी पढ़ाए थे, वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगा। और कोस्टल प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु, जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपका लेटराइट सॉइल मिलता है ज़्यादा। नेक्स्ट 26, रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रेड सॉइल लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है बताइए। तो रेड होने का एक ही रीजन है, जहां पे भी आपको आयरन दिखे उसको टिक कर दीजिए। आयरन यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आयरन कंपाउंड्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इतना डीप में समझने का जरूरत नहीं है, आयरन दिखा टिक कीजिए, उसी वही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना कि केमिस्ट्री, तो ऑक्सीडेशन वगैरह पे अभी नहीं जाएंगे। 27, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। सॉइल आइडेंटिफाई करना है। डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। देखिए एक तरफ तो हाई टेम्परेचर भी है और एक तरफ हेवी रेनफॉल भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हो गया ड्राई एंड वेट, ठीक है, भीगा सूखा, तो ऐसे एरिया में ये डेवलप होगा। लो इन ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस काफी कम होता है, मतलब ये सॉइल कम फर्टाइल होते हैं, कम फर्टाइल है। और फाउंड इन हिली एरियाज, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे ये सॉइल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु वाला बात आपको यहाँ पे भी बताए थे, यहाँ पे तमिलनाडु लेटराइट सॉइल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेटराइट सॉइल, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
याद रखिएगा, ये वेट एंड ड्राई याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल। 28. Which of the following crops is most suitably grown in laterite soil after proper soil conservation measure? अभी हमने जाना कि लेटराइट सॉइल में ह्यूमस कम होता है, मतलब ये फर्टाइल उतना नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसमें प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स लगाते हैं, जैसे कि इसको अच्छे से हल चलाते हैं इस पे, फिर उस पर खाद देते हैं, पानी देते हैं, तब इस टाइप के मिट्टी पे आप कौन सा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें आप टी, कॉफी और कैश्यू नट ये ग्रो कर सकते हैं। कैश्यू नट पता है आपको, काजू जिसको बोलते हैं, वो इस पे ग्रो कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। इसको बोलते हैं कैश्यू नट, जिनको पता नहीं है देख लीजिए, इसको ऐसा होता है काजू देखने में। नेक्स्ट 29. आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। फिर सॉइल आइडेंटिफाई करना है। रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड कलर का सॉइल, रेड सॉइल तो ऑप्शन में नहीं है, रेड नहीं है, नहीं तो रेड पहले टिक कर देते हैं। सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, ठीक है। सैंडी मतलब इसका टेक्सचर जो है थोड़ा मोटा मोटा, इसमें पार्टिकल्स होता है। सलाइन नमकीन टाइप का है ये। लैक्स ह्यूमस, फर्टाइल नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है। डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड एवापोरेशन, बताइए कौन सा सॉइल है ये। अगर कोई सॉइल है, हाई टेम्परेचर पड़ेगा उस पर, धूप बहुत तेज होगा, तो इसमें जितना भी पानी है वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। ये मिट्टी पूरा सूखा हो गया, सूखा हो गया तो इसमें ना ह्यूमस है, ना कोई खाद है, ना मॉइस्चर है, पानी भी नहीं है, ठीक है। और पानी उड़ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे सॉल्ट बचेगा। इस वजह से ये मिट्टी सलाइन भी हो गया है, ठीक है। और कलर भी इसका रेड टू ब्राउन हो गया है। तो ये कौन सा मिट्टी है, ड्राई मिट्टी। ड्राई बोले तो एरिड सॉइल, एरिड मतलब ड्राई होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बात तक समझे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट 30. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है बताइए। दे आर यूनिफॉर्म इन टेक्सचर एंड रिच इन ह्यूमस थ्रू आउट द रीजन। तो ऐसा नहीं होता है, माउंटेन सॉइल्स एक ही टेक्सचर के हर जगह नहीं होते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल था ना, जैसे हमने एलुवियल सॉइल के केस में देखा था कि कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड सिल्ट, और कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, सैंड सिल्ट क्ले। वैसा ही कुछ टाइप का माउंटेन का भी, इसका टेक्सचर जो है हर जगह सेम है, यानी यूनिफॉर्म नहीं रहता है। कहीं पे मोटा मोटा पार्टिकल्स मिलेगा, कहीं पे छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलेगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें करेक्ट बताना है। दूसरा है दे आर कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स एंड लोमी और सिट्टी इन वैली विथ फर्टाइल सॉइल्स फाउंड ऑन रिवर टेरेसेस। हाँ, ये हो गया करेक्ट कि माउंटेन सॉइल्स, देखिए माउंटेन सॉइल्स नाम से ही पता चल रहा है ये माउंटेन्स में होगा, ठीक है। तो अपर स्लोप्स जो ऊपर का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड है, बड़े बड़े पार्टिकल्स मिट्टी के आपको देखने को मिलेंगे ऊपर में। वैली जो नीचे वाला एरिया है, वैली में यहाँ पे आपको जो फाइन पार्टिकल्स है सिल्ट, वो हम देखने को मिलेंगे, ठीक है, वैली वाले रीजन में। और जो रिवर टेरेसेस है, यहाँ से जो नदी निकला, ठीक है, तो नदी तो होता है, और आसपास अगर ये ऊंचा हुआ जमीन है, ठीक है, ये ऊंचा जमीन है अगर, तो ये ऊंचा जमीन को क्या बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं, रिवर टेरेस। तो यहाँ पे काफी फर्टाइल सॉइल पाया जाता है इस रिवर टेरेसेस में, है कि नहीं। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 31. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, बच्चे को मालूम है, बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे इसको। बी हो जाएगा आंसर। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज सॉइल इरोजन। इसका डेफिनेशन भी याद करके रखिएगा, एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। वैसे सीबीएसई का अभी का हरकत देख के लगता नहीं है कि इस टाइप का बच्चे वाले क्वेश्चन वो पूछेंगे, लेकिन तभी भी एसर्शन रीजन में वो इसको, इस लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में। 32. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं सॉइल इरोजन, तो 3 टाइप के होते हैं सॉइल इरोजन। बता सकते हैं कौन सा। एक होता है गली इरोजन, दूसरा होता है शीट इरोजन, और तीसरा होता है विंड इरोजन। ये 3 टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं।
तो पहला है रेवाइंस इन द चंबल बेसिन फाउंड बाय रनिंग वाटर कटिंग डीप चैनल्स। तो अगर मान लीजिए कोई मिट्टी है, ये मान लीजिए कोई एरिया है और यहाँ से पानी बहा, तो पानी जो है वो मिट्टी को काट देता है, ठीक है, यहाँ पे चैनल्स बना देगा, गड्ढा कर देगा उस एरिया को, तो इसको बोलते हैं गली टाइप बना दिया है वहाँ पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गली इरोजन। गली इरोजन, और गली इरोजन को ही चंबल में इसको स्पेशल नाम दिया गया, इसको रेवाइंस कहते हैं, ठीक है, तो ये राइट होगा। सीट इरोजन कॉज्ड बाय वाटर फ्लोइंग यूनिफॉर्मली ओवर लार्ज एरिया। अगर ये कोई लार्ज एरिया है और यहाँ पे पानी बहा पूरा एरिया में ही और पूरा मिट्टी को ही बहा के ले गया, तो इसको कहेंगे सीट इरोजन। गली इरोजन में क्या हो रहा था कि ये स्पेसिफिक पार्ट जो ये जहाँ पे गड्ढा हुआ वही का मिट्टी बहा, लेकिन सीट इरोजन में पूरा सारा मिट्टी ही बह के चला जाता है ऊपर वाला, ठीक है, तो ये हो गया सीट इरोजन। और विंड इरोजन ऑन फ्लैट और स्लोपिंग लैंड विद लूज सॉइल, ऐसे एरिया जहाँ पे मिट्टी सूखा है, ढीला है, पेड़ वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे हवा बहेगा और ये मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा कहीं और, जहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाएगा, ठीक है, मिट्टी का पहाड़ बन जाएगा, सैंड ड्यून्स बन जाएगा, इसको बोलते हैं विंड इरोजन। तो ये सभी टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है और सब करेक्ट एग्जांपल्स भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देने का एक ही मकसद था कि आपको टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन याद हो जाए, उम्मीद करता है याद हो गया होगा, गली इरोजन, सीट इरोजन, विंड इरोजन। चलिए ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का दम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो बता रहा है। तो कंटूर प्लगिंग, टेरेस कल्टीवेशन ऑन स्लोप्स, बहुत बच्चे ने इसका नाम सुन रखा होगा तो ये उसको टिक करेंगे ही। स्ट्राइप क्रॉपिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट टू रिड्यूस विंड इरोजन, वो इसको भी टिक कर देंगे। और ए और बी देखेंगे, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी भी आप टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप इस लॉजिक से आंसर डी टिक कर दिया होगा और आपका आंसर राइट भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। और अप एंड डाउन प्लगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, या तो लिखा है डी, जब पेड़ काटेंगे तो सॉइल इरोजन थोड़ी कंट्रोल होगा, वो तो और बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है, एक तो आंसर इसका डी हो गया, उस बात को छोड़िए, आगे मूव करते हैं। अगला तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। कंटूर प्लगिंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्राइप क्रॉपिंग और प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, ये जो 4 तरीके हैं, ये 4 तरीके क्या चीज के लिए है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, भी कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये चारों का नाम तो लिखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस सबका मतलब भी पता होना चाहिए। तो देखिए कंटूर प्लगिंग क्या होता है, ये मान लीजिए कोई माउंटेन या फिर हिल है, तो यहाँ पे हिल में जो ये जो लाइंस होता है इसको कंटूर बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो खेती कीजिए, मतलब जो हल का जुताई कीजिए वो इस लाइन के थ्रू कीजिए, मतलब प्लांट आप ऐसे प्लांट कीजिए, ठीक है, इन सब लाइंस में इस तरीके से रो में आप खेती कीजिए, तब इससे मिट्टी बहने का चांस कम रहेगा। अगर आप इसी माउंटेन में अगर अप एंड डाउन कर देते, मतलब इस तरीके से अगर आप क्रॉप्स ग्रो करेंगे अप एंड डाउन, तो क्या होगा, आप तो सीधा रास्ता बना दे रहे हैं, ऊपर से पानी अगर आएगा तो ये सारा मिट्टी को लेके नीचे बह जाएगा, तो ये सॉइल इरोजन को और बढ़ा देगा, है कि नहीं। लेकिन वही अगर इस लाइन में अगर आप खेती करेंगे तो ऊपर से जब पानी गिरेगा तो ये थोड़ा एक बैरियर, पानी को यहाँ पे रोकेगा, फिर कुछ पानी बह के आगे जाएगा तो वो यहाँ रुकेगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा और इससे मिट्टी बहने से रुकेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो था अप एंड डाउन प्लगिंग जब करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, सारा मिट्टी नीचे बह जाएगा, उससे तो सॉइल इरोजन और होगा। सॉइल इरोजन को रोकना है तो कंटूर प्लगिंग करना पड़ेगा, ठीक है, इस लाइंस के हिसाब से आपको मतलब जोताई करना है और उसमें फिर क्रॉप को शो करना है, ठीक है। अगला है टेरेस कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है कि यही फिर से हिल या फिर माउंटेन है और इसका जो जमीन है आप इसको काट काट के टेरेस यानी सीढ़ी की तरह बना देते हैं, स्टेप्स की तरह। आप इसको काट काट के क्या किए, कुछ इस तरीके से इसको शेप दे दिए, ठीक है, स्टेप्स की तरह। अब यहाँ पे आप खेती कर लीजिए, इससे भी क्या होगा, जब पानी सीधा रहता, अगर स्लोपिंग रहता तो पानी झट से गिरता, एकदम ही मिट्टी बहा के नीचे ले जाता, लेकिन अब ये सीधी जैसा बन गया तो यहाँ से मिट्टी बहेगा तो यहाँ रुकेगा, फिर कुछ और आगे बह गया तो यहाँ रुकेगा, एक बैरियर क्रिएट कर रहा है और इससे सॉइल इरोजन रुकता है, ठीक है। अगला है स्ट्राइप क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ये दोनों तो था हिल के लिए,
ये भी था हिल के लिए और ये भी था हिल के लिए। अब स्ट्राइप क्रॉपिंग ये प्लेन एरिया में हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सपाट ग्राउंड है, प्लेन एकदम, यहाँ पे हवा का वजह से, विंड या फिर वाटर का वजह से मिट्टी बह जाता है, सॉइल की इरोजन होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि एक रो में अगर आप क्रॉप ग्रो कर लें, ठीक है, और एक रो यहाँ पे क्रॉप अगर ग्रो हो रहा है, तो दोनों जो रो है, दोनों रो का बीच में ये जो एक पट्टी बच गया, इस पट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्राइप, ठीक है। इस स्ट्राइप में आप क्या कीजिए, घास रहने दीजिए, ठीक है, घास रहने दीजिए, ताकि ये मिट्टी एक्सपोज नहीं रहेगा। एक्सपोज नहीं रहेगा तो ना पानी से ना हवा से किसी से बहेगा नहीं, ठीक है, और ये मिट्टी इरोड होने से बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक और पट्टी छोड़ के फिर आगे यहाँ पे खेती कीजिए। इसको बोलते हैं स्ट्राइप क्रॉपिंग, याद रहेगा। और अगला है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट। ये भी वही तरीका है, प्लेन में ही ये प्रैक्टिस होगा। और इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो जहां जहां पे आपको लगता है कि मिट्टी बह के जा रहा है, लूज सॉइल है, वहां पे आप क्या कीजिए, एक पेड़ लगा दीजिए। किनारे किनारे पे हो सकता है आप पेड़ लगा दिए, हर किनारे पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ये जो आपने पेड़ लगाया, ये आपने एक शेल्टर बेल्ट क्रिएट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। और ये भी सॉइल इरोजन को रोकता है, ठीक है। तो ये 4 तरीका आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट आर रेवाइंस। रेवाइंस अभी आपको पढ़ाए थे, यहाँ पे रेवाइंस मतलब गली को ही चंबल में रेवाइंस कहते हैं, ठीक है। तो विच इंडियन स्टेट्स आर द रेवाइंस फॉर्म ड्यू टू सीवियर सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कॉमनली फाउंड। तो ये रेवाइंस कहाँ पे मिलेगा जनरली, यहाँ पे रेवाइंस चंबल दिख रहा है, राजस्थान, यहाँ पे मेनली ये टाइप का इरोजन देखने को मिलता है, गली इरोजन, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 35, ये ट्राई कीजिए। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज आर वेल नोन फॉर विच कंजर्वेशन मेथड। सॉइल कंजर्वेशन में मतलब वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में कौन सा मेथड यूज किया जाता है सॉइल इरोजन से बचने के लिए। चारों ही है सॉइल कंजर्वेशन मेथड, लेकिन इस एरिया में कौन सा इस्तेमाल होता है। तो देखिए, एक तो हिमालय है, हिमालय में हो गया मतलब क्या तो यहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन होगा, नहीं तो कंटूर प्लगिंग होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, ठीक है। पहाड़ में तो यही दो यूज होगा। तो याद रखिएगा, हिमालय में आपका जो टेरेस कल्टीवेशन है ये ज़्यादा, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में टेरेस कल्टीवेशन ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली था, ओनली से ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी यूज होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 36, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर शेल्टर बेल्ट एंड स्ट्राइप क्रॉपिंग। समझ रहे हैं, शेल्टर बेल्ट और स्ट्राइप क्रॉपिंग, ये भी प्लेन एरिया में होगा, ये भी प्लेन एरिया में होगा। मोस्टली यूज टू स्टेबिलाईज सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब हवा से अगर मिट्टी बह के ले जा रहा है, तो वहाँ पे ये दो मेथड हम यूज करते हैं। तो कहाँ पे, कौन से एरिया में इस टाइप का सॉइल कंजर्वेशन मेथड अब यूज करेंगे। तो हवा कहाँ पे बहेगा, डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान एंड गुजरात डेजर्ट जो वेस्टर्न इंडिया है, वो हो जाएगा राइट आंसर। इस एरिया में हम शेल्टर बेल्ट और स्ट्राइप क्रॉपिंग जैसे मेथड का यूज करके सॉइल इरोजन से बचेंगे, ठीक है। बस, तो इतना ही क्वेश्चन था, टोटल 36 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं इस 36 क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प मिला होगा। अब आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप 36 में से कमेंट करके बताएं कि आप 36 में से कितना क्वेश्चन जो है वो सही किए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो चीज़ आपने सही भी किया होगा, उसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एक क्वेश्चन लास्ट है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, और आ चुके हैं इसी वीडियो में, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। तो आपको कमेंट करना है 2 चीज, एक तो हो गया आपका स्कोर और दूसरा हो गया करेक्ट आंसर, होमवर्क आंसर, ठीक है। ये 2 चीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए एंड करते हैं। और ये तो हो गया हम ज्योग्राफी का कर रहे हैं, इससे पहले हम साइंस का भी कुछ वीडियो डाल चुके हैं, जैसे चैप्टर 1 का इसी टाइप का वीडियो है, पूरा चैप्टर रिवाइज करवाए हैं एमसीक्यू के हेल्प से, तो वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को भी रिवाइज करवा चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। और ये चैप्टर अगर समझने में दिक्कत आ रहा है, तो चैप्टर को भी डिटेल एनसीईआरटी से हम समझा रखे हैं। सबका प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा चैनल का, तो आपको सब मिल जाएगा।
जाके देखिए, अगर कोई भी कमजोरी है तो पूरा आप वहाँ पे दूर कर सकते हैं। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, उनको भी बताइए कि इस तरीके से अच्छे से पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे, उनका भी काफ़ी हेल्प होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।